दोस्तों आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि अच्छा खासा परिवार चल रहा होता है। फिर उस परिवार के अंदर एक महिला या फिर पति कह लें, किसके पद में कब क्या आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब आप लोग आज की इस कहानी को सुनेंगे तो हो सकता है कि आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आज के ज़माने में हम ये कह नहीं सकते कि कब किसके साथ में क्या कुछ घटित हो जाए। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर चैनल पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स बिना करे मत जाइएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आप लोग क्राइम से हमेशा अवगत रह सकें। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। और इसी मुरादाबाद में एक जगह पड़ती है इलाहाबाद, और यहीं पर एक गांव आता है देवानगला गांव। यह जो देवानगला गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम वीरपाल है। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम सुनीता है। दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी जो थी बहुत ही बेहतर ढंग से गुजार रहे थे। हालांकि वीरपाल जो थे वो कुछ ज़्यादा कामकाज नहीं किया करते थे। थोड़ी बहुत इनकी खेती किसानी थी, उसी में खेती किसानी करते। कभी गेहूँ उगाते, कभी धान उगाते, कभी कुछ और लगा लेते। यानी किसी भी तरीके से वो अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी जो खेती किसानी की ज़मीन थी उस पर ही निर्भर थे। परिवार में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन दोनों ही परिवार बहुत ज़्यादा खुश थे। यानी दोनों ही पति पत्नी, और दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई तकरार नहीं। जो कुछ भी पत्नी को चाहिए होता वीरपाल ला के देता। अब पति पत्नी दोनों खुश हैं, जीवन बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 4 अक्टूबर साल 2025। अब 4 अक्टूबर साल 2025 को चूंकि वीरपाल खेती किसानी करता है तो कभी कभी वो खेत पर ही सो जाता है। इसलिए 4 अक्टूबर साल 2025 को जो वीरपाल है ये अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि आज तुम्हें घर पे अकेला ही सोना पड़ेगा। दरअसल खेत पर कुछ काम है तो मैं वहीं सो जाऊंगा। अब पत्नी जब वीरपाल की ये बात सुनती है तो शुरुआत में उसको थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि घर पे अकेले कैसे सोएगी। लेकिन फिर ये सोचती है कि चलो खेती किसानी करते हैं तो काम पर भी जाना ज़रूरी है। इसलिए पत्नी कहती है ठीक है, सो जाना आराम से और सुबह को जल्दी उठ के आ जाना, मैं नाश्ता वगैरह बना लूँगी। ये कहकर जो वीरपाल होता है अपने घर से चला जाता है। पत्नी दरवाज़ा बंद कर लेती है, थोड़ी बहुत देर लेटी रहती है, उसके बाद सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद में ये जो पत्नी सुनीता होती है बहुत जल्दी उठ जाती है, क्योंकि वीरपाल का ये रूटीन था कि जब कभी भी वो खेत पर जाता था तो वहाँ से सुबह ही आ जाया करता था, नाश्ता पानी करता था, उसके बाद वापस से खेत पर चला जाया करता था। इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पत्नी सुनीता उठती है, सुबह उठती है, जल्दी जल्दी अपनी जो झाड़ू चौका होती है वो करती है, किचन में जाती है, जल्दी जल्दी खाना बनाती है। सुबह का नाश्ता रेडी था। पत्नी सुनीता सोच रही थी कि वीरपाल आएंगे, उसके बाद में कुल्ला दातून करेंगे, उसके बाद में नाश्ता करेंगे, और अगर वो जल्दी आ गए, मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई तो फिर नाराज़ होंगे। और सुबह उठ जाती हूँ तो घर का जो काम है वो भी ज़्यादा सिमट जाता है। यही तमाम चीज़ें सोचकर जो सुनीता होती है अपना तमाम तरीके का काम निपटा लेती है। लेकिन दोस्तों अमूमन 6-7 बजे के आसपास वीरपाल खेत से आ जाया करते थे, लेकिन आज वीरपाल आए नहीं थे। इसलिए सुनीता सोचती है क्योंकि उसका जो पति वीरपाल है कई कभार बार शराब भी पी लिया करता है, ड्रिंक कर लिया करता है। उसने सोचा कि हो सकता है ड्रिंक कर लिया हो तो उसके बाद में नींद ज़्यादा आ गई हो, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, इंतज़ार कर लेती हूँ। लेकिन दोस्तों 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, इंतज़ार करते करते 10 बज जाते हैं। अब गांव में से कोई व्यक्ति खेत पर से अपने घर सुबह को नाश्ता करने के लिए ना आए और 10 बजे का समय हो जाए तो परिवार वालों की जो चिंता है वो लाजमी है। लिहाजा उसके बाद में परिवार वालों को चिंता होती है। परिवार वाले और सुनीता बाकी सारे लोग खेत पर पहुंचते हैं। जब खेत पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जनाब वीरपाल जो हैं वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। अब पत्नी को ये देखकर थोड़ा गुस्सा भी आता है कि देखो ये शख्स कितने आराम से ज़मीन पर सोया हुआ है, अगर कोई सांप बिच्छू काट ले तो और मुसीबत। लिहाजा सारे ही लोग जो थे वहाँ पर वो वीरपाल को उठाने की कोशिश करते हैं कि उठेगा तो 2-4 बातें इसको सुनाएंगे कि तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे, यहाँ पर सो रहे पड़े हुए। लेकिन दोस्तों जब परिवार वाले वीरपाल को हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, इतने में ही जो वीरपाल की गर्दन होती है वो एक साइड में ढुलक जाती है। अब पत्नी इस तरीके का दृश्य, इस तरीके का नज़ारा देखती है, घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में जो सुनीता थी वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है कि उसके पति के साथ में ये क्या हो गया। अब सुनीता की आवाज़ आस पड़ोस के खेतों पे काम कर रहे लोग जो होते हैं वो सुनते हैं, वो भी भागते हैं, दौड़े दौड़े वहाँ पर पहुँचते हैं।
वीरपाल को देखते हैं तो बेसुध हालत में पड़ा हुआ है, जिस्म लटक गया है, जिस्म ठंडा पड़ा है। लिहाजा फर्स्ट प्रायोरिटी जो यहाँ पर लोग होते हैं वो ये दिखाते हैं कि वीरपाल को पहले तो हॉस्पिटल लेके चलो। अब जो सबसे नज़दीकी डॉक्टर था उसके पास वीरपाल को लेके पहुँचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जो होता है जल्दी आन फान में वीरपाल की नब्ज़ टटोलता है। लेकिन दोस्तों जब नब्ज़ टटोली जाती है, जिस्म की कंडीशन देखी जाती है, तो जो डॉक्टर होता है देखते के साथ ही कह देता है कि आपने लाने में थोड़ी देर कर दी और वीरपाल की तो मौत हो चुकी है। अब जैसे ही डॉक्टर ये बात कंफर्म करते हैं कि वीरपाल की तो मौत हो चुकी है, अब परिवार वालों को इतना सुनना था कि परिवार वाले रोने लग जाते हैं। पत्नी जो सुनीता होती है चीखने लग जाती है। अब एक व्यक्ति अच्छा भला अपने खेत पर सोने के लिए गया था रात, और अचानक से खेत पर ही उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हुआ होगा। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति जो होता है वो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर देता है। जैसे ही 112 नंबर पर कॉल करता है, पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है। देखने के बाद में कहती है ये तो पुलिस केस है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। लिहाजा घर वाले जो थे वो थोड़ा सा विरोध करते हैं पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद में वो जो 112 नंबर की पुलिस गई हुई थी वो तुरंत थाने में इस बात की सूचना देती है। अब पूरा थाना भी दौड़ा दौड़ा वहाँ पर पहुँचता है। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं वो इस परिवार वालों से यही कहते हैं कि देखो ये पुलिस केस है और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वीरपाल की जो पत्नी सुनीता होती है वो कहती है नहीं साहब, हम अपने पति की डेड बॉडी की दुर्दशा क्यों कराएं, क्यों पोस्टमार्टम कराएं, जबकि हमारे पति की नेचुरल तरीके से खेत पर डेथ हो गई। अब इतना कहना पत्नी सुनीता का था। बाकी के जितने गांव के लोग थे, बाकी जितने रिश्तेदार लोग थे, वो सब सुनीता का साथ देते हैं कि बेवजह में हम डेड बॉडी की चीर फाड़ कराएंगे। जाने वाला तो चला गया, अब क्यों उसकी डेड बॉडी के साथ में हमने सब कुछ कराएं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि देखो साहब, पुलिस केस है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम तो कराना ही कराना पड़ेगा। लिहाजा थोड़ी सी तानातानी चलती है। थोड़ी ही देर के बाद में परिवार वाले मानते हैं। उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है ये पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब जो कुछ भी हो सकता था वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होना चाहिए था। ऐसा ही होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो कुछ मेंशन था उसे देखने के बाद में पुलिस वालों का दिमाग चकरा जाता है। दरअसल जो डेथ अभी तक नेचुरल डेथ दिखाई जा रही थी, दरअसल उसका तो कत्ल हुआ था। यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ये जो पूरा केस था ये 90 डिग्री तक घूम गया था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि वीरपाल की किसी ने गला दबाकर हत्या की है। अब एक व्यक्ति जो अपने खेत पर सो रहा है, उसके खेत पर जाकर कोई गला दबाकर हत्या करता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी तोड़ के रख देती हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो अब हत्या का केस दर्ज करती है अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसके बाद में इस केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी किसी का साथ में कोई दुश्मनी है, कोई पैसों का लेन देन, या फिर वीरपाल का किसी के साथ में कोई नज़दीकी, कोई ज़्यादा उठना बैठना, या फिर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो। तो परिवार के लोग कहते हैं ना साहब, हम तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, उसी खेती किसानी से अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। भला हम किसी से क्यों लड़ाई करेंगे, क्यों दुश्मनी मोल लेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे। अब पुलिस वालों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई दुश्मनी का एंगल है। खेत पर कोई व्यक्ति सो रहा है तो कोई लूटपाट का मामला भी नहीं है। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन हत्या हुई थी तो पुलिस वालों को इस केस के अंदर छानबीन तो करनी थी। लिहाजा पुलिस की जो अलग अलग टीमें होती हैं इस गांव के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों से पूछताछ करती हैं। अब लोगों से पूछताछ कर जाती है तो ये सोच कर भी की जाती है, कई बार ऐसा होता है कि घर वालों को किसी चीज़ की कोई ज्ञात नहीं होती है और किसी का झगड़ा किसी के साथ में हो जाए तो ये घर वालों को पता नहीं चलता। अगर किसी के साथ में झगड़ा हुआ होगा तो उससे एक बार पूछताछ कर लेंगे। यही सारी चीज़ें सोचकर पुलिस वाले गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस की बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, यहाँ पर भी पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब जब काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है, पुलिस वाले छानबीन कर थक हार जाते हैं। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि कई केस ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें परिवार वाले ही इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा आप पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार परिवार वालों से फिर से पूछताछ कर लेनी चाहिए। अब जब परिवार वालों से पूछताछ की बात आती है तो पुलिस वाले सबसे पहले जो वीरपाल की पत्नी सुनीता होती है उसको पुलिस थाने बुला लेते हैं। अब वीरपाल की पत्नी सुनीता को जब पुलिस वाले पुलिस थाने बुलाते हैं और जब इससे पूछताछ करते हैं तो जो सुनीता होती है ये पुलिस वालों को बताती है कि जिस रात उसके पति खेत पर सोए थे उस रात तो वो 8 बजे ही सो गई थी। तो भला वो कैसे बता सकती है कि खेत पर क्या कुछ हुआ था।
अब पत्नी से कुछ अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल भी किए जाते हैं, लेकिन पत्नी जो थी वो हर बार अलग ही जवाब दे रही थी। कभी घबरा जा रही थी, कभी परेशान हो रही थी, कभी जवाब कुछ दे रही थी, कभी जवाब कुछ दे रही थी। हालांकि पुलिस वालों को पत्नी के ऊपर थोड़ा डाउट तो हुआ, लेकिन पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि जिसके पति की डेथ हुई है वो परेशान भी हो सकती है, घबरा भी सकती है, उसको ऐसा भी लग सकता है कहीं वो बेवजह ना फंस जाए। ये तमाम तरीके के जो सवाल थे ये पुलिस वालों के जहन में आ भी रहे थे। इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं दिखाई जाए, अगर कहीं से कोई और क्लू मिलेगा तो उसके बाद उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन ये जो केस है इस केस को तो सुलझाना है। लिहाजा उसके बाद में पत्नी से कहा जाता है कि आप परेशान मत हो, टेंशन मत हो, हमें बस इस केस के अंदर थोड़ी सी पूछताछ करनी थी ताकि इस केस को सुलझाने के लिए हमें कोई क्लू मिल सके। लेकिन अभी आप परेशान हैं, आप घर चले जाइए, हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो भी आपके पति का कातिल है ये बहुत जल्द पुलिस के हाथों में होगा। ये तमाम तरीके की चीज़ें जब सुनीता सुनती है तो उसके बाद में कहती है ठीक है, और उसके बाद में सुनीता जो होती है ये अपने घर वापस चली जाती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों की जो नज़र थी, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बारीकी होती है और पुलिस वाले बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कातिल कौन है और कातिल नहीं है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि एक बार ऐसा करते हैं कि सुनीता की कॉल डिटेल्स खंगाल लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही सुनीता की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ बहुत ज़्यादा अजीब मिलता है। दरअसल सुनीता जो है वो एक नंबर से लगातार पिछले कुछ समय से बातचीत कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात पुलिस वालों के लिए ये थी कि सुनीता उस रात भी उसी नंबर पे बात कर रही थी जिस रात उसके पति का कत्ल हुआ था। और उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ पता है क्या थी? सुनीता ने पुलिस वालों से कहा था कि जिस रात उसके पति खेत पर सोए थे उस रात वो 8:30 बजे के आसपास सो गई थी। अगर सुनीता 8:30 बजे के आसपास सो गई थी तो पूरी रात उसके मोबाइल से बातचीत कौन कर रहा था? यही सवाल पुलिस वालों के जहन में घर कर जाता है। उसके बाद में पुलिस वाले ये सोचते हैं कि चलो बात कर रही थी तो महज बात के आधार पर किसी को गुनहगार भी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए पुलिस वाले पता करते हैं कि ये नंबर किसका है। जब नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति अंशु का नंबर है। अंशु के बारे में और थोड़ी सी तहकीकात की जाती है तो पुलिस वालों को एक और चीज़ पता चलती है, और वो ये पता चलता है कि अंशु का जो खेत है ये बीरपाल के खेत से सटा हुआ खेत है, यानी दोनों ही खेत एक साथ में है। अब ये इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं फैसला करते हैं कि एक बार फिर से सुनीता को उठा लिया जाए। और जैसे ही सुनीता को उठाया जाता है, अब पुलिस के पास में सबूत भी था, पुलिस के पास में कॉल डिटेल्स भी थी, और सुनीता से सबसे पहला सवाल जो पुलिस वाले सुनीता के ऊपर दागते हैं वो सवाल ऐसा होता है कि उसी सवाल के आगे जो सुनीता होती है वो हार जाती है। दरअसल पुलिस वाले सुनीता से पूछते हैं कि ये बताओ अंशु कौन है। अब जैसे ही अंशु का नाम होता है सुनीता जो थी वो पूरी तरीके से हड़बड़ा जाती है, क्योंकि सुनीता कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं। लिहाजा सुनीता घबरा जाती है। अब जैसे ही सुनीता घबराती है, बातों को टालने की कोशिश करती है, तो पुलिस वाले अब सुनीता के ऊपर सख्ती करते हैं। और जैसे ही सुनीता के ऊपर सख्ती की जाती है तो सुनीता अपना इकबाल जुर्म करती है। और यकीनन दोस्तों सुनीता जब कहानी सुनाती है तो इस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि एरिया के जितने भी लोग थे वो हैरान थे कि आखिरकार एक पत्नी इतना कैसे गिर सकती है। दरअसल सुनीता जो पूरी कहानी सुनाती है और सुनाने के बाद में कहती है कि इस कत्ल में मैं ही अकेली शामिल नहीं हूँ बल्कि अंशु भी शामिल है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीमें होती हैं अंशु को भी उठा लेती हैं। अब बारी बारी से इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो जो कहानी पता चलती है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 3 से 4 महीने पहले से। 3-4 महीने पहले की बात है कि जब जो अंशु था वो भी अपने खेत पर कामकाज कर रहा था, इधर जो वीरपाल था ये भी अपने खेत पर कामकाज किया करता था। अब दोनों के जो खेत थे ये बगल से अटे सटे थे, इसलिए कई बार ऐसा होता था कि वीरपाल के लिए उसकी पत्नी जो थी सुनीता वो खाना लेकर खेत पर जाया करती थी। अब कभी खेत पर जाती तो कभी ऐसा होता कि पति को अगर गांव में कुछ काम होता, अगर पानी वगैरह चल रहा है तो वो अपनी पत्नी को वहाँ पर छोड़ा था कि पानी देख लेना, अगर ये वाला भर जाए खेत तो दूसरे खेत में पानी काट देना। आमतौर पे ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। गरीब आदमी था, किसान आदमी था, छोटा, लिहाजा उसके बाद में जो सुनीता होती है वो खेत पे ही रुक जाती है। लेकिन जो बगल थे उस बगल में
जो अंशु था ये भी अपने खेत पर हुआ करता। अब इसी दौरान अंशु जो है भाभी के रिश्ते से सुनीता से बातचीत शुरू करता। अब देवर भाभी वाला जो रिश्ता था इसमें हंसी मजाक होती। हंसी मजाक जो होती उस हंसी मजाक में जो अंशु था सुनीता के साथ में डबल मीनिंग बातें करता। वो कहता कि तुम फूल जैसी हो, तुमसे वीरपाल खेतों पर काम करा रहा है, भाभी तुम इतनी खूबसूरत हो, तमाम तरीके की चीज़ें करता। और हैरानी की बात यह है कि अंशु जो है वो सुनीता से 12 साल छोटा था। अब सुनीता जब ये सोचती है कि अंशु कहना क्या चाह रहा है, सुनीता समझ जाती है, लेकिन वो अंशु से कहती है कि देखो जो भी कुछ करना है इतनी ज़्यादा छुप कर करना है कि किसी भी तरीके से उसके पति को कुछ भनक तक ना लगे। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, खेत पर ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों सुनीता ने अब ये ठान लिया था कि वो अंशु के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी कि जो सुख उसे उसके पति से नहीं मिल पा रहा था वो सुख उसे 12 साल छोटा लड़का बहुत अच्छे से दे रहा था। लिहाजा उसके बाद में सुनीता एक रूटीन बनाती है कि वो अपने पति वीरपाल को शराब पिलाती, उसके बाद उसे खेत पर सोने के लिए भेज देती और पूरी रात अंशु को अपने घर बुलाती और उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाती। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वक्त गुजरता रहता है। वक्त गुजरने के साथ में सुनीता और अंशु दोनों एक दूसरे के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो जाते हैं कि अब इन्होंने डेली का यही रूटीन बना लिया था। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। और इश्क जो शादी के बाद होता है, जिसको अवैध संबंध बोले जाते हैं, ये परिवार को दीमक की तरह खोखला करते हैं। लिहाजा उसके बाद में एक दिन ये होता है कि सुनीता और अंशु जो थे ये दोनों एक ही घर के अंदर यानी सुनीता के घर के अंदर एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं कि उसी समय जो वीरपाल होता है उसे घर पर कोई काम याद आ जाता है, इसलिए वो अपने घर आ जाता है। गेट खुला हुआ था तो सीधा अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है, उसके ही बेड के ऊपर उसकी जो पत्नी है ये 12 साल छोटे अंशु के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी। अब वो जो अपनी पत्नी को देखता है आग बबूला हो जाता है। अंशु तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है और कहता है जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ये रास्ता ठीक नहीं है। अब दोस्तों कायदे में अगर पति ने यहाँ पर सुनीता को पकड़ लिया था तो सुनीता को अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन सुनीता ये ठान लेती है कि जिस तरीके से वीरपाल ने आज उसकी पिटाई की है वो इस पिटाई का बदला ज़रूर लेगी। और जब 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर साल 2025 को वीरपाल अपने खेत पर सोने के लिए चला जाता है तो उसी समय ये अपने प्रेमी को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारे जो एक तरीके से पड़ोसी भैया हैं जो मेरे पति हैं उन्होंने आज मेरी बहुत बेरहमी के साथ में पिटाई की है और तुम्हें इस पिटाई का बदला लेना है, वीरपाल को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करना है। अब अंशु ये बात सुनता है तो डर जाता है, पहले तो थोड़ी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन उसके बाद में सुनीता कहती है कि अगर तुम हत्या नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूँगी और तुम आज हत्या कर दो, उसके बाद में मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जो अंशु था वो सुनीता का दीवाना था, पागल था उसके प्यार में। लिहाजा उसके बाद में पूरी प्लानिंग करता है। प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरीके से कोई भी चोट का निशान वीरपाल के जिस्म पर दिखना नहीं चाहिए। कत्ल इस तरीके से होना है कि नेचुरल डेथ लगे। लिहाजा उसके बाद में अंशु खेत पर पहुंच जाता है, देखता क्या है कि वीरपाल गहरी नींद में सो रहा है। उसके बाद में जाता है उसकी नाक और उसके मुंह को बंद कर देता है। थोड़ी ही देर वीरपाल तड़पता है और उसके बाद में वीरपाल की मौत हो जाती है। जैसा इनका प्लान था वैसा ही होता है। वीरपाल के जिस्म पर कोई भी चोट, कोई भी खरोच के निशान नहीं थे। लिहाजा उसके बाद में अगला दिन होता है। सुनीता अपने प्लान के मुताबिक नाटक रचती है। उसके बाद परिवार वालों के साथ में खेत पर पहुंचती है। पति को लेटा देखती है तो कहती है देखो शराब पीकर सो रहे हैं। लेकिन जब परिवार वाले हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं तो वीरपाल की गर्दन एक साइड हो जाती है। और गनीमत ये रही कि ये लोग घर लेकर ना आए, सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। अगर घर लेके आ जाते तो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता, और एक बार अगर अंतिम संस्कार हो जाता तो उसको कत्ल साबित करना कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये आप लोग जानते ही हैं। जब मामला हॉस्पिटल गया तो वहाँ से पुलिस केस बना तो फिर पोस्टमार्टम हुआ, और जब पोस्टमार्टम हुआ तो इस पूरे केस का खुलासा हो गया। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक हंसी खुशी परिवार है, उस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इस घर की एक महिला के अंदर, उसके दिमाग में जिस्मानी ताल्लुकात बनाने का भूत सवार होता है और कुछ इस कदर सवार होता है कि अब इन दोनों की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। पति इस दुनिया से जा चुका है, सुनीता अब जेल के अंदर अपनी तमाम जिंदगी गुजारेगी। तो इस तरीके से लोग अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख लेते हैं।
आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपना मत, अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग कोशिश किया करें कि अगर किसी का बर्थडे, किसी की सालगिरह या फिर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ताकि अगले दिन जो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ उसके अंदर मैं आप लोगों के नाम ले सकूँ। अब कल के दिन आप लोग के जो कुछ नाम जो लोगों ने किए थे, वक्त हो गया कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, इसमें जलाउद्दीन है, लिखते हैं मैं आपको आज पहली बार कमेंट्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका सारा वीडियो रोज़ाना देखता हूँ। आप बोलते हैं कि मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। आप मेहनत कीजिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी भाई। तो जलाउद्दीन जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं क्राइम स्टोरीज नेवर नाइस, क्राइम इज़ वेरी बैड इंसिडेंट। फरजाना सिद्दीकी जी, जिस तरीके से आपने कमेंट्स किया है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आप यही लिखा करें कि आपने सही तरीके से समझाने की कोशिश की है, अच्छी कहानी बिल्कुल ना लिखा करें। अंसारी सुहेल लिखते हैं जनाब मोहतरम सलाम वालेकुम। तो अंसारी सुहेल जी वालेकुम सलाम। और कभी कभी मैं लोगों के जो पूरे कमेंट्स होते हैं वो नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है। उसके बाद में शरीन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी है, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में बालेंदु बाजपाई हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते और अपने आप को ही ज़्यादा योग्य समझते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। बालेंदु बाजपाई कानपुर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कमेंट्स किया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया भाई आपका। दिनेश कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद रियाज से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत अच्छी लगी भाई। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बढ़िया कहानी है भाई, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अक्सर ये गाना याद आता है कि जब आपकी कहानी नहीं आती, हम शराबी फिल्म से इंतहा हो गई, इंतज़ार आई ना कुछ खबर। तो शुक्रिया मेरे भाई नसीर अहमद जी, इस तरीके का प्यार, इस तरीके के अंदाज से। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, वेरी सैड कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, लिखती हैं गुड स्टोरी, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में हसीबुल अंसारी लिखते हैं भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सर प्लीज़ सर, नागेश गॉड बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। सुनील चौधरी सेंट्रल जेल बीकानेर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया भाई। उसके बाद में 19 अक्टूबर 2025 को नहीं 2020 का केस है ये। तो इनका नाम है मारूफ अहमद खान जी। बाई मिस्टेक अगर मेरे मुंह से निकल गया हो तो ये बात अलग है। दिनेश कुमार बोलते हैं हार्ट्स बनाकर शुक्रिया। उसके बाद में नागेश गौड़ हैं, लिखते हैं पुलिस भैया। तो नागेश गौड़ जी बताएं मुझे क्या कहना चाहते हैं। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, शानापुर शहर से सुनते हैं, शुक्रिया भाई। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में राज भारत हैं, लिखते हैं सर लाइक यू लॉट। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में ख़ास बात है, लिखते हैं राधे राधे भैया। तो भैया शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट्स किया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप। भाई मैं ठीक हूँ। SKD25 है, काफ़ी दिनों के बाद कमेंट्स करते, लिखते हैं भाई जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, बार बार नेम लेने में गलती हो रही है। तो शुक्रिया मेरे भाई कि आपने कमेंट्स किया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है श्याम कुशवाहा, लिखते हैं कल मेरी पत्नी का बर्थडे है सर, उसे विश कर दो सर, नाम सुरभि है। तो श्याम कुशवाहा जी, आपकी जो पत्नी सुरभि हैं उनका जो जन्मदिन था कल था, माफ़ी चाहता हूँ कल वीडियो ही नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम व्यूवर्स, अपनी फैमिली की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखें, उनके एक तरीके से जो सपने हैं उनको सच करें। और सुरभि जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों पति पत्नी की जो उम्र हो वो हज़ारों साल की हो। उसके बाद में सूरज जिलानी से लिखते हैं शावेज भाई, एक पत्नी नहीं है सिर्फ पत्नी बोलो भाई। जी भाई शुक्रिया आपका। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया ने कई औरतों को घर छुड़ा दिया है, ऐसे मलीज से कोई लड़की परेशान है तो मुझसे संपर्क करे, पूरी मदद करूंगा। तो राधेश्याम शर्मा जी आपने कमेंट्स किया, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। तो ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन आजकल जो कहानी टाइम पर नहीं आ पा रही है, कई बार मिसिंग हो जा रही है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक मेरा कज़िन ब्रदर है जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है, तो गांव के अंदर अच्छा नाम अच्छा रसूख है तो वो मुझे लेकर चले जाते हैं, ये लोगों को कन्विंस कर सकूँ, इसलिए लोगों से बातचीत करने में समय गुजर जाता है, वीडियो बनाने का कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को मॉर्निंग में शूट कर दूँ ताकि शाम तक वीडियो अपलोड हो जाए।
बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।